सो हेलो क्लास, वेलकम टू क्लास 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्या, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सारे बच्चों के लिए जिनको समझ में ही नहीं आता स्टेट क्या होता है। व्हाट इज़ द स्टेट? अगर मैं जैसे ही स्टेट कहता हूँ तो मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है इट्स यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, दीज आर स्टेट्स। बट स्टेट कुछ और होता है। आज हम इस लेक्चर में एक स्टेट वर्ड समझेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? सब है तो इम्पॉर्टेंट सबके लिए, बट दोज हु आर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, सो उनके लिए स्टेट जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आगे चलकर बहुत कन्फ्यूज़न होगा। तो आप ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से चालू करते हैं आज हम। जैसे बॉटनी सब्जेक्ट होता है ना, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स का स्टडी होता है। क्या होता है? प्लांट्स का स्टडी होता है। सोशियोलॉजी में क्या होता है? सोसाइटी का स्टडी करते हैं हम। सेम पॉलिटिकल साइंस में क्या होगा? हम स्टेट का स्टडी करेंगे। कैसे? अब स्टेट का कुछ आपके मन में ख्याल आता होगा कि स्टेट आखिर है क्या, व्हाट इज़ द स्टेट। तो जानेंगे स्टेट क्या है, ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये यूनिट 2 है। पहले यूनिट में हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसी में आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसके कुछ एलिमेंट्स को, स्टेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेट होता क्या है, इसके फाउंडेशन को, स्टेट को क्या क्या चीज़ें मिल के स्टेट बनाती हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। और स्टेट का पहले क्या मतलब था, बहुत पहले, और आज मॉडर्न में मॉडर्न स्टेट किसे कहते हैं। क्लियर? तो हम यही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है क्या कवर होगा आज? स्टेट और इट्स प्राइमरी फंक्शन को कवर करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं जो कि मिल के स्टेट बनाते हैं, और सोसाइटी, स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या अलग चीज़ें हैं, और ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ओके, सारे कोर कॉन्सेप्ट को समझे। सॉफ्ट स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है। डन। सो यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोर फिलोसफिकल रूट लिखा हुआ है। सो पॉलिटिकल साइंस का मतलब है स्टेट का सिस्टमैटिक पढ़ाई। हम सब किसी ना किसी स्टेट में रहते हैं, आप सभी जानते हैं। और आज की जो दुनिया है ना, ये मॉडर्न स्टेट से बनी है। इसको आसान भाषा में और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला डिफरेंस क्या होता है कि पहला एक दिमाग में कन्फ्यूज़न है, प्री मॉडर्न स्टेट और मॉडर्न स्टेट में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। यहाँ मैंने लिख दिया, आप पढ़ सकते हो, बट आप मेरे एग्जाम्पल्स को सुनो, दैट विल हेल्प यू मोर। ओके, पहले के ज़माने में ना, प्री मॉडर्न में रूलर होता था जो कि राज करता था, रूल करता था। किसके ऊपर? ऑफिस से पता है, प्रजा के ऊपर। एक राजा होता था, जो राजा कह दिया वही कानून था। लोग जो होते थे प्रजा, वो सब्जेक्ट्स थे। उनका कोई हक नहीं होता था कि राजा को बोले अरे नहीं, आप ये गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग। एक राजा था, वो रूल करता था। क्लियर? वो जो कह दे रहा है वही हो रहा है। ये था पहले का। क्या था? मतलब प्री मॉडर्न स्टेट का डेफिनेशन ऐसे प्री मॉडर्न टाइम पे होता था। और उस टाइम में जो बॉर्डर्स हमारे थे, बॉर्डर्स, इट मीन्स राजा ने किसी राज को जीत लिया तो उसके बॉर्डर्स को अपने बॉर्डर में मिला लेगा। तो जो बॉर्डर भी था ना, फ्लूइड था। क्लियर? और वो डायनेस्टीज होती थी। अब आज का स्टेट का डेफिनेशन क्या होगा? आज संविधान है। क्या है? मॉडर्न क्या है? आज संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ऊपर है। पीएम हो या आम आदमी, सबको कानून मानना पड़ता है। आज हम सब्जेक्ट्स नहीं हैं, सिटीजन्स कहलाते हैं। क्या होता है? हम सिटीजन्स हैं, हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ओके, आज का मॉडर्न स्टेट और प्री मॉडर्न स्टेट, आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ पा रहे हो? क्या डिफरेंस था? एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के मॉडर्न स्टेट को समझने के लिए ट्रैफिक सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट है। जब रेड लाइट होता है तो आप क्या करते हो? रेड लाइट होता है तो आप किसी राजा के डर से गाड़ी रोकते हो? नहीं। एक पब्लिक ऑर्डर बनाया गया है, इसलिए आप गाड़ी रोक देते हो, वहाँ पे रुक जाते हो। क्लियर? वो एक, ताकि सब सेफ रहें। पब्लिक ऑर्डर क्यों बनाया जाता? ताकि सब कोई सेफ रहे। अगर आप रूल तोड़ते हो तो उसके लिए क्या है? पुलिस है, जो कि गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, आपका चालान काटती है।
ये पैसा किसी ऑफिसर की पॉकेट में नहीं जाता, बल्कि स्टेट के ट्रेजरी में जाता है ताकि नई सड़कें बन सके। क्लियर? ये सिस्टम किसके लिए? पूरे देश के लिए है। ऐसा सिस्टम पूरे देश के लिए बनाया गया है। समझ में आया? और अगर कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पावर में कौन है। ट्रैफिक रूल्स अगर बन रहे हैं तो वो सबके लिए, उस टेरिटरी में रहने वाले हर एक इंसान के लिए सेम है। क्लियर? सो इन दिस वे आप समझ सकते हो कि स्टेट का मतलब क्या होता है। सो अब हम देखते हैं क्या कुछ बहुत बड़े फिलोसफर, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में सुना था एरिस्टोटल के बारे में, तो अब आप जान ही गए होंगे एरिस्टोटल कौन है। तो इनका भी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये स्टेट के बारे में क्या कहते हैं। दिस इज एरिस्टोटल। ओके, तो एरिस्टोटल के नज़रिए से हम जानते हैं मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन क्या? एक पॉलिटिकल एनिमल है। पॉलिटिकल एनिमल है। जैसे एक मछली जो होती है ना, बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे एक इंसान बिना समाज और कानून का मतलब स्टेट के इंसान नहीं कहलाता। अगर कोई बिना स्टेट के मतलब रहता है, बिना स्टेट के मतलब रहता है, तो या तो वो भगवान है या तो फिर जानवर है। ओके, क्योंकि इमेजिन करो ना, आप खुद इमेजिन करो, सोचो, इमेजिन करो कि अगर कोई कानून या पुलिस ना हो, क्या आप पीसफुल लाइफ जी पाएंगे? इज़ इट पॉसिबल? नहीं। हमें दूसरों के साथ मिलकर रहने के लिए एक सिस्टम चाहिए। देयर इज अ सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। क्लियर? अब स्टेट वर्ड की जो शुरुआत है ना, एक बार एटिमोलॉजी देख लेते हैं स्टेट वर्ड कहाँ से है। क्योंकि एटिमोलॉजी मैंने बता दिया था ना कि एटिमोलॉजी क्या है। आप पॉलिटिकल साइंस में हर एक वर्ड के पास्ट को देखोगे, फॉर एग्जांपल लैटिन से आया है कि ग्रीक से आया है, तो ये जो स्टेट वर्ड है ना, ये आया है एक लैटिन वर्ड स्टेटस से। स्टेट वर्ड का पहली बार यूज़ किसने किया था? निकोलो मैकियावेली ने पहली बार स्टेट वर्ड का यूज़ करा था अपने राइटिंग्स में। क्लियर? तो स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है इंसान की बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान से लेकर एक अच्छी लाइफ, मीन्स गुड लाइफ, एजुकेशन, राइट्स, सेफ्टी प्रोवाइड करना। दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेट्स। वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी पढ़ते हैं। व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी? एक तरह का समझौता देखते हैं हम। ठीक है, एक समझौता है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ना। इसका बहुत ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि तीन बड़े थिंकर्स, आप समझिए, तीन बड़े थिंकर्स जिनका नाम है होब्स, लॉकी और रूसो, कहते हैं कि स्टेट कैसे बना। इनका मानना है कि लोगों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया ताकि वो डर और लड़ाई से बच सके। समझ में आया? डर और लड़ाई से बच सके। तो ये इनका क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेट के नेचर को कैसे बता रहे हैं? कलेक्टिव एग्रीमेंट की तरह बता रहे हैं। इसमें भी सेम बात कही गई है, ह्यूमन नीड्स टू बी कंट्रोल बाय द स्टेट। ह्यूमंस चाहते हैं कि कंट्रोल किसके द्वारा हो? स्टेट के द्वारा। क्लियर? अब इनके टेबल को पढ़ते हैं। इन तीनों के बीच का फर्क इस टेबल को देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थॉमस हॉब्स को लेते हैं। थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं? ह्यूमन नेचर को पहले कैसा बताते हैं? इंसान स्वार्थी है। क्या है इंसान? ह्यूमन नेचर क्या है? वुल्फ टू फेलो मैन, सेल्फिश, स्वार्थी है वो, और डर में रहता है। किस में रहता है? डर में रहता है इंसान। क्लियर? और यही सेम ह्यूमन नेचर को जॉन लॉक क्या कहते हैं? जॉन लॉक क्या कहते हैं? इंसान समझदार है पर उसे प्रॉपर्टी और राइट्स की सेफ्टी चाहिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं। ओके, इंसान के सोच के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं, रूसो क्या कहते हैं? रूसो क्या कहते हैं? इंसान शांत था पर प्रॉपर्टी आने से बुरा बन गया। ओके, फ्री बट इमॉर्टल। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रहा है? एक बार और मैं अच्छे से इसको समझाता हूँ, आप अच्छे से समझिए। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक और रूसो, ठीक है, ये तीनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ।
उसी को कॉन्ट्रैक्ट थियरी हम कहते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस अभी बताया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर? अब इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। ये क्या सोचते हैं, ह्यूमन नेचर कैसा है, स्टेट्स ऑफ नेचर कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, तो इनके बारे में कुछ डिफरेंसेस हैं। उसको मैं अच्छे से पहले थॉमस हॉब्स के बारे में बताता हूँ। थॉमस हॉब्स क्या सोचते हैं। हॉब्स, पहले ये पढ़ो आप, ये सेक्शन, ओके, इनके बारे में पढ़ो पहले। थॉमस हॉब्स का मानना है इंसान को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद सख्त और ताकतवर कानून चाहिए, मतलब एकदम स्ट्रांग, जिसमें क्यों, और ये ह्यूमन नेचर को कैसे बताते हैं। हॉब्स कहता है कि इंसान फितरत से सेल्फिश है, स्वार्थी है, इसीलिए वो क्या लिखते हैं, मैन इज अ उल्फ टू फेलो मैन, मतलब इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्लियर? अब स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर कैसा होना चाहिए, बिना कानून की दुनिया। जब कोई कानून नहीं था तब हर जगह स्टेट ऑफ वॉर, हमेशा लड़ाई और डर का माहौल था, सब एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू थे। क्लियर? स्टेट ऑफ नेचर ऐसा था इनके अकॉर्डिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, समझौता क्या है। इस डर के लिए लोगों ने अपनी सारी पावर्स एक रूलर या राजा को दे दी। सारी पावर्स किसको दे दी, ये देखिए, सारी पावर्स किसको दे रहे हैं, एक राजा को दे रहे हैं। क्लियर? अब हॉब्स ने इस पावर को लेविथन, एब्सोल्यूट सॉवरेन कहा, एक ऐसा शासक जिसके पास 100% कंट्रोल हो और उसके फैसला को कोई मतलब चैलेंज ना कर सके। क्लियर? लेविथन मतलब समझ में आया ये वर्ड? ये तो मूवी भी आ चुका है ना शायद इस बोर्ड पे, आई थिंक, याद नहीं आ रहा है। क्लियर? थॉमस हॉब्स ने क्या कहा, ह्यूमन नेचर कैसा था, स्टेट ऑफ नेचर कैसा हुआ उस टाइम का, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या बना, ये आपको थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है। अब एक बार और समझने के लिए प्लीज़ आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए ना, यहाँ थोड़ा कर लेना। अब जॉन लॉक के बारे में देखते हैं। बिफोर गोइंग टू जॉन लॉक, मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आपको दूँ थॉमस हॉब्स के बारे में, तो सोचो ना, एक ऐसी क्लास जहाँ बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। ठीक है, आप क्लास में हो, बच्चे मार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वहाँ एक बेहद सख्त डंडा लेकर चलने वाला स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल आता है, लाइक माई स्कूल टाइम आता है, उसके डर से सब चुप हो जाते हैं। वो प्रिंसिपल ही हॉब्स का लेविथन है। ओके, वो क्या, प्रिंसिपल हॉब्स के अकॉर्डिंग वो लेविथन है। ओके, चलिए अब आते हैं जॉन लॉक के बारे में पढ़ते हैं। जॉन लॉक का नज़रिया थोड़ा लचीला और पॉजिटिव था। इनका क्या है, थोड़ा लचीला और पॉजिटिव है। क्लियर? इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं जॉन लॉक को। अब ह्यूमन नेचर को ये कैसे बताते हैं, लॉक कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं है, उसके पास परफेक्ट फ्रीडम, पूरी आज़ादी है और वो समझदार है। क्लियर? ह्यूमन नेचर को ये ऐसे डिफाइन करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर क्या कहते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक था, बस एक ही दिक्कत थी, इनसिक्योरिटी थी। प्रॉपर्टी को लेकर क्या थी, इनसिक्योरिटी। लोगों की ज़मीन, मेहनत और राइट्स को सेफ रखने के लिए कोई लिखित कानून या जज नहीं था। सो ऑब्वियस बात है, तो वहाँ पे इनसिक्योर प्रॉपर्टी हो जाएगी ना। सो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बना, इनके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, लोगों ने आपस में मिलकर एक कॉमनवेल्थ, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या, लिमिटेड गवर्नमेंट बनाई। इसका मतलब है कि सरकार के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होगी। सरकार का सिर्फ एक ही काम है, लोगों की लाइफ और लिबर्टी, मतलब आज़ादी और प्रॉपर्टी की रक्षा करना। अगर सरकार ये काम नहीं करेगी तो लोग उसे बदल देंगे। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ये था। क्लियर हुआ? नाउ अगर रियल लाइफ एग्जांपल में आप समझना चाहते हो तो मैं समझा दूंगा, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप कहोगे भाई इतना लंबा वीडियो एक स्टेट पे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं बता दूँ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आप समझ रहोगे कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि बहुत लोग को तो स्टेट ही नहीं पता होता भाई स्टेट क्या है। चलिए, जैसे अब हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अपनी सोसाइटी या कॉलोनी में एक रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, और उन्हें थोड़े पैसे मेंटेनेंस के लिए देते हैं। उनका काम सिर्फ सिक्योरिटी और पानी सफाई देखना है। अब ये बताइए,
अगर जो वो आप लोग तो सोसाइटी में रहते हो ना, सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते, अब बताओ जो रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है RWA जो हमने बनाया, अगर वो काम ठीक से नहीं करेगी तो हम अगले इलेक्शन में उन्हें हटा देंगे, सिंपल सी बात है। ये लॉक का लिमिटेड सिस्टम था, ओके, लॉक के अकॉर्डिंग क्या था, लिमिटेड, हर चीज़ क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट। चलिए ये ना कि वो मेरे को लूट रहे हो और मैं उन्हीं को वोट डाल रहा हूँ, मैं उन्हीं को जिता रहा हूँ, वो लूट रहे हो चारों तरफ से। अभी तो माहौल ऐसा ही चल रहा है पूरे इंडिया में भाई, पैसे भी दो, हर चीज़ दो, लिमिट। चलिए रूसो के बारे में देखते हैं, रूसो क्या कहते हैं। रूसो का मानना था कि इंसान शुरुआत में अच्छा था पर मॉडर्न सोसाइटी ने उसे ख़राब कर दिया है। वाह, रूसो का ये मानना था। अब ह्यूमन नेचर को रूसो कैसे डिफाइन करते हैं, ह्यूमन नेचर को, इंसान आज़ाद पैदा हुआ था पर बाद में वो फ्री बट इमोर्टल हो गया। ओके, फ्री था बट इमोर्टल हो गया। जब ज़मीन पर मेरा और तेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी शुरू हुआ तो आपस में लालच और जलन बढ़ गई कि भाई ये मेरा प्रॉपर्टी, ये तेरा प्रॉपर्टी, तो जलन, ये तो भाई कॉमन है ना, घर में दो भाई हैं उनके बीच में हो जाता है, तो समाज में तो होना ही होना है। दैट इज़ बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमंस। आजकल के ह्यूमंस तो और भाई अकल घुटने में जा रही है। स्टेट ऑफ नेचर, नेचर क्या बताते हैं, रूसो नेचर क्या बताते हैं, इस लालच की वजह से कोई सिक्योरिटी या मोरालिटी नहीं बची। क्या नहीं बची, सेम सिक्योरिटी और मोरालिटी कोई बची नहीं है ना भाई। सर फोड़ के ज़मीन ले रहे हो तुम, आज सर फोड़ के क्या ले रहे हो, ज़मीन ले रहे हो भाई। भाई बहुत बुरा हाल है ज़मीन को लेकर, आ जाओ बिहार में फिर पता चलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बना, तो जब इसकी वजह से कोई सिक्योरिटी नहीं बचा, कोई मोरालिटी ही नहीं बचा, मतलब गिर जाओ जहाँ तक गिरना है गिर जाओ, सर फोड़ दो, कत्ल कर दो, मार दो, ऐसे करके किसी का छीन ले रहे हो तुम प्रॉपर्टी, तो वो सिक्योरिटी कहाँ रहा, ना मोरालिटी रहा आपके अंदर कि इंसानियत दिखाओ। तो आज़ादी ख़त्म होने लगा हर इंसान का, डर होने लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। और डर होगा तो क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो रूसो ने कहा कि इससे बचने के लिए हमें एक ऐसी स्टेट बनानी चाहिए जो जनरल विल, सबकी भलाई से चले। तो जनरल विल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रूसो ने दिया। क्लियर, आप इससे बस यही वर्ड पॉइंटर्स याद करो। रूसो ने कहा कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी स्टेट बनानी चाहिए जो जनरल विल, सबकी भलाई से चले। इसमें आम जनता ही कानून बनाएगी और खुद ही उसे फॉलो करेगी। किसी एक बंदे का रूल नहीं होगा बल्कि पूरी कम्युनिटी का रूल होगा। सो दैट इज व्हाट रूसो जनरल विल। ओके, तो आपको इस यहाँ मैंने जो इमेज दिया है आपको इससे समझ में आ रहा होगा। रूसो ने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया, जॉन लॉक ने लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया और थॉमस हॉब ने लेविथन का कॉन्सेप्ट दिया। लेविथन आपने, मैंने एग्जांपल बताया ना, लाठी वाला प्रिंसिपल आपके क्लासरूम में आता है, और लिमिटेड गवर्नमेंट मैंने क्या बताया भाई, लिमिटेड हो। क्लियर, मैंने RW का एग्जांपल लिया ना, वो मैंने सोसाइटी वाला एग्जांपल दिया। और जनरल विल का एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या होगा, जनरल विल में क्या है कि वहीं के लोग कानून बनाएंगे। क्लियर, और वही लोग उस कानून को चलाएंगे, पूरी कम्युनिटी ही उसको रूल करेगी। ओके, अब जनरल विल का मतलब क्या है, एक एग्जांपल और ले लो आप। एक जॉइंट फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली के किचन का एग्जांपल हम लोग आज लेते हैं क्योंकि ये तो बहुत बवाल चीज़ है ना, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कुछ होता है। एक जॉइंट फैमिली का किचन का एग्जांपल लो। ओके, घर में क्या सब्जी बनेगी, या कोई एक डिक्टेटर, ओके, कोई एक डिक्टेटर हॉब डिसाइड नहीं करता और ना ही कोई अपनी अलग रसोई चलाता हो, बल्कि सब मिलकर आपसी सहमति से डिसाइड करते हैं जो सबके लिए सही हो। यही जनरल विल है। क्लियर, थोड़ा सा डाउट है क्या, नहीं डाउट तो नहीं होना चाहिए। जनरल विल में क्या है भाई, आप अपनी किचन को देख लो, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, किचन को देख लो क्या बनेगा खाने में, सबकी सहमति से बन रहा है, अरे बन रहा है, सारे लोग ही खा रहे हैं, खुश हैं। ऐसा तो नहीं कोई किचन तोड़ ले गया, उधर कोई और बना रहा है, उधर कोई और बना रहा है। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट चला है ना, तो ज़्यादातर तो जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलता, बट जॉइंट फैमिली इज़ बेटर दैन न्यूक्लियर फैमिली। सो ये काफ़ी लंबा हो गया, अब इससे पहले हम मूव करते हैं। सो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, और भी थिंकर्स हैं ना, एरिस्टोटल का हमने एग्जांपल एक और लेते हैं,
होलैंड का डेफिनेशन लेते हैं, बर्ग्यूस का और गाना का, दीज आर ऑल पॉलिटिकल थिंकर्स. सो बिना इसके तो अधूरा है ना पूरा पॉलिटिकल साइंस. आपको तो पढ़ना पड़ेगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं. ओके, इनका नज़रिया क्या है. ओके, जैसे इन चारों ने अपने अपने ढंग से समझाया कि आखिर स्टेट होता क्या है. ओके, अब पहले एरिस्टोटल का देखते हैं. सोसाइटल व्यू के हिसाब से एरिस्टोटल क्या कहते हैं, अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट एंड अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ. जैसे एरिस्टोटल का मानना था कि स्टेट कोई अचानक से बनी चीज़ नहीं है, बल्कि धीरे धीरे नेचुरल तरीके से डेवलप हुई है. ओके, अचानक से स्टेट नहीं बन गया भाई. पहले एक फैमिली, परिवार बनता है. जब बहुत सारी फैमिलीज मिलती हैं तो एक विलेज बनता है, गांव बनता है. और जब बहुत सारे गांव आपस में मिलते हैं तो एक स्टेट बनता है. सो दिस इज़ द वे एरिस्टोटल आपको समझा रहे हैं. A union of families and villages having for its end a perfect and a self-sufficient life. Clear? अब आते हैं बर्गीज के एग्जाम्पल्स. बर्गीज का डेफिनेशन देखते हैं क्या कहते हैं बर्गीज. A particular portion of mankind viewed as an organized unit. अब इनका मानना क्या है, पूरे दुनिया के इंसानों में से एक खास हिस्सा या पॉपुलेशन जो एक जगह पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से रूल के साथ रहती है उसे स्टेट कह रही है. डन, उसे ये स्टेट कह रहे हैं. एक बार और अच्छे से सुन लीजिए. मैं जैसे पूरे दुनिया के जो इंसान है ना, उसमें से कोई एक खास पोर्शन, कोई हिस्सा जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रह रहा है रूल्स के साथ, उसे ये स्टेट कह रहे हैं. अब इस पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्या? एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं. होलैंड को देखते हैं हम. होलैंड को ये क्या कहते हैं, अ न्यूमरस असेंबलीज ऑफ ह्यूमंस इन अ टेरिटरी वेयर द विल ऑफ द मेजॉरिटी प्रिवेल्स ओवर ओपोनेंट्स. ये चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आया तो. एक जो निश्चित ज़मीन होती है ना, एक फिक्स्ड प्रोपोज, निश्चित ज़मीन का मतलब टेरिटरी पर रहने वाले लोगों का एक बड़ा समूह, जहां आपसी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होने पर जो मेजॉरिटी ज़्यादा लोग चाहती है वही रूल माना जाता है. सॉरी गला फंस गया था. सो एक बार और मैं बता देता हूँ. एक ना फिक्स जो ज़मीन होता है, एक वहाँ पे अगर लोग रह रहे हों तो वहाँ पे कुछ मतभेद हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है. तो वहाँ पे जो भी ज़्यादा लोग हैं, जनसंख्या में ज़्यादा मेजॉरिटी लोग हैं, और वो जो चाहते हैं वही रूल माना जाता है. और ओपोनेंट को वो जो है ना, उसे एक्सेप्ट करना होता है जो माइनॉरिटी होता है. इसको होलैंड कहते हैं, इसको स्टेट कहते हैं होलैंड. तो होलैंड के अकॉर्डिंग तो आजकल हो ही रहा है हर चीज़. मेजॉरिटी माइनॉरिटी का तो हाल ही बेहाल है. चलो रियल लाइफ एग्जाम्पल सब बताना नहीं पड़ेगा ना. होलैंड का तो आजकल आप देख ही सकते हो. न्यूमरस असेंबलीज ऑफ ह्यूमंस इन अ टेरिटरी वेयर द विल ऑफ द मेजॉरिटी प्रिवेल्स ओवर ओपोनेंट्स. नाउ गार्नर क्या कहते हैं, अ कम्युनिटी ऑक्युपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी. एक कम्युनिटी ऑक्युपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी फ्री ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है, एक ऐसी कम्युनिटी जो एक पक्की ज़मीन, डेफिनिट टेरिटरी पर रहती है, जिसके ऊपर किसी मतलब बाहर वाले का कब्जा नहीं है. ओके, यानी सॉवरेनिटी. मतलब समझ आया, सॉवरेन किसे कहते हैं. और जहाँ के लोग एक सिस्टम, सरकार की बात मानते हो. दिस इज व्हाट गार्नर सेड अबाउट स्टेट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है स्टेट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन का खेल, क्या है देखते हैं. स्टेट जो होता है ना भाई, स्टेट बहुत पावरफुल होता है. यू नो, स्टेट के बारे में आपको पता ही है. आजकल तो देख ही रहे हो. आज का एग्जांपल मैं अगर दे के बताऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. देखो क्या होता है, स्टेट के पास ना बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी रहता है, जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके पास पुलिस है. डंडा भाई, डंडा यूज़ करने की ताकत है उसके पास.
और अगर ये ताकत अनलिमिटेड हो जाए ना, तो स्टेट क्या हो जाता है, एज अ डिक्टेटर का काम करता है। डिक्टेटर का मतलब उसको तानाशाह कहते हैं। कल का एग्जाम्पल लो, परसों का। कुछ बच्चे पटना में स्ट्राइक कर रहे थे, पीसफुल स्ट्राइक चल रहा था अपना। किस लिए? क्योंकि उन्हें चाहिए था वैकेंसी, जो कि सरकार ने वादा कर रखा है 2 साल पहले, बट उन्हें वैकेंसी मिली नहीं। आज तक नोटिफिकेशन नहीं आया, फॉर्म फिल नहीं हुआ, 2 बार डेट आके चले गए। तो भाई बच्चे क्या करेंगे, बेरोजगारी है, तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना वैकेंसी का। अब इसमें क्या हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और यहाँ लाठी चार्ज कर दिया, ये सरकार ने लाठी चार्ज कर दिया। सो दिस इज व्हाट, स्टेट के पास बहुत पावर है, और वो अगर अनलिमिटेड हो जाए ना, तो बिकम्स व्हाट, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर, एकदम बहुत बुरा हाल हो जाता है। और इसी के बीच में हमारा आता है क्या, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि किस चीज़ की ताकत है, स्टेट के पास पुलिस, आर्मी और जेल भेजने की ताकत है। ठीक है, स्टेट की ताकत है। कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, एक लिमिटिंग एजेंट है भाई, ये लिमिटिंग एजेंट। अगर ये ना रहे ना भाई, नेता आपको जिंदा खा जाएंगे वो, तो मतलब ख़त्म कर देंगे आपको। आज ही देख रहे हो ना, रोड पे मार खा रहे हो, हर जगह तो डंडा ही पड़ रहा है। स्टूडेंट्स को तो मत ही पूछो, हर जगह से डंडा ही मिल रहा है, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स का हाल तो बहुत बुरा है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं मत ले लो, पूरे इंडिया में। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिमिटिंग एजेंट का काम करती है। ये स्टेट की बाउंड्री बनाती है कि भाई लिमिट में रहो। तुम बने हो किस लिए, स्टेट बना ही है पीपल को सर्व करने के लिए। मैंने अभी बताया था ना, रोटी, कपड़ा और मकान, वेलफेयर स्टेट। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने अभी ही पढ़ा था। सो एक लिमिटिंग एजेंट का काम करती है। डन, यहां तो समझ में आ गया। कार और ब्रेक का जानते हो ना आप, कार और ब्रेक का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। स्टेट को एक तेजी से भागती हुई कार समझ जाओ, फास्ट मूविंग कार समझो, जिसके पास बेहद पावर है। बट अगर उसमें ब्रेक ना हो ना, तो क्या होगा, वो कार भाई कितनों को चल देगी, कितने एक्सीडेंट करेगी किसी को नहीं पता। बट वही जो ब्रेक है ना, दैट ब्रेक इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब तो आपके दिमाग में छप गया होगा ये बात। वो कार को कंट्रोल में रखता है, और जो स्टेट के अंदर बैठे पैसेंजर्स हैं ना, उनको सेफ गार्ड करता है। क्लियर? अब आते हैं स्टेट के बारे में समझते हैं। एक आप मैप देखो, मैप तो आपको आता ही होगा। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, जिस कंट्री का नाम है उराग्वे। ब्राज़ील की जस्ट पार्ट है उराग्वे, ये रहा उराग्वे। इसका कैपिटल है मॉन्टविडियो। 1933 1933 का साल था। इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा था उस साल, इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। तो उराग्वे का कैपिटल मॉन्टविडियो के शहर में एक मीटिंग हुआ, जिसमें ऑफिशियली तय किया गया स्टेट कहलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मतलब कोई अगर स्टेट बन रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए स्टेट कहलाने के लिए। तो उसमें ना 4 क्राइटेरिया बताया गया, 4 क्राइटेरिया बताया गया कि स्टेट कहलाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला, परमानेंट पॉपुलेशन, आपके पास पॉपुलेशन होना चाहिए। दूसरा, आपकी टेरिटरी फिक्स होनी चाहिए, टेरिटरी। थर्ड, एक ऐसी सरकार, गवर्नमेंट होनी चाहिए जो उस टेरिटरी के लोगों पे रूल करे, गवर्नमेंट। उसके बाद कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, वो दूसरे देशों के साथ दोस्ती, दुश्मनी या बिजनेस कर सके, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। क्लियर? सो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ 4 पिलर्स ऑफ स्टेटहुड। पहला पॉपुलेशन चाहिए, दूसरा टेरिटरी चाहिए, तीसरा गवर्नमेंट, और 4th वन इज सॉवरेनिटी। क्लियर? अब ये जो 4 चीज़ें ना, ये आपको बताते हैं कि यू आर स्टेट। बट एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक स्टेट को तभी असली मान्यता मिलती है जब दूसरे स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करे। समझ में आया?
आप तभी लेजिटिमेसी हो पाएंगे जब आपको दूसरी जो स्टेट होती है ना वो स्वीकार करे कि ये स्टेट है। एग्जाम्पल में आप ये ले लो, एग्जाम्पल लेते क्या, सोमाली लैंड का। अफ्रीका आप पढ़े हो, अफ्रीका तो आपने पढ़ा होगा अभी तक। ये जो एरिया ना सोमालिया है, इथोपिया, जिबूती, तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये इतने क्षेत्र को ये लोग सोमाली लैंड कहते हैं। बट उन्होंने तो बना लिया, बट इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है कोई। यूएन, यूनाइटेड नेशन ऐसा बॉडी है जिसको यूएन ही रिकॉग्नाइज करता है। मतलब अगर यूएन में सारे देश अगर मान जाते कि आपका जो देश है, ये दूसरे जो स्टेट्स हैं वो भी मान लेते कि आपका ये जो स्टेट है वो ठीक है, तभी आप रिकॉग्नाइज होते हो। यूएन में भी यही रूल चलता है। तो सोमालीलैंड तो बन गया बट कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा, तो फिर दैट इज़ नॉट अ स्टेट। एग्जाम्पल में आप ताइवान ले सकते हो। अगर एग्जाम्पल में आपको देखिए यहाँ पे जस्ट ये क्या ये कौन सा देश है, दिस इज़ ताइवान, चाइना के नीचे है ताइवान, तो इसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। सो दिस इज़ नॉट अ कंट्री। क्या समझ में आपको कि दूसरी कंट्रीज भी रिकॉग्नाइज करने चाहिए। ओके, एग्जाम्पल तो इस पर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हर चीज़ पे एग्जाम्पल दूँ तो आप तो बच्चे नहीं हो 2 क्लास के, बट फिर भी चलो मैं दे ही देता हूँ। सोचो आप खुद से पढ़ लिख कर डिक्लेयर कर देते हो मैं डॉक्टर हूँ। ओके, आई एम अ डॉक्टर। आपका इंटरनल व्यू है ना, ये आपका इंटरनल व्यू है। आपके पास क्लिनिक भी है, पेशेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक एक मेडिकल काउंसिल आपको लाइसेंस नहीं देगी ना, तो आप तब तक एक लीगल डॉक्टर नहीं माने जाओगे। सो दैट इज इम्पोर्टेंस, लीगलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। वेल, अब हम देखते हैं कि पहले के स्टेट्स में पॉपुलेशन कितने होते थे, आज की रियलिटी क्या है। सो पुराने ज़माने में ना ग्रीस एक एंसेंट सिटी था, सिटी स्टेट था, जहाँ पे ना जो जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन जो थी बहुत लिमिटेड थी। जैसे आप प्लेटो के इस एग्जांपल से समझ सकते हो, प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट के लिए बिल्कुल फिक्स नंबर दिया था, 5040 सिटीजन्स, सॉरी 5040 सिटीजन्स। रीज़न क्या था, उन्होंने कहा कि ये नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक, सरकार चलाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये जो नंबर है ना एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक के हर नंबर से पूरा डिवाइड है, हाईली डिविजिबल हो जाता है। इसीलिए लोगों को अलग अलग ग्रुप्स, ड्यूटीज़ या मिलिट्री यूनिट्स में बांटना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर। अब एरिस्टोटल ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने कोई फिक्स नंबर नहीं दिया, पर एक सुनहरा नियम, गोल्डन मीन बताया। अगर पॉपुलेशन बहुत कम होगी तो देश सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। क्लियर। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो सरकार उसे मैनेज नहीं कर पाएगी। सो ये नीदर नॉर का एग्जाम्पल दिया। इतनी पॉपुलेशन हो कि सब एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हो और अच्छे से कानून फॉलो कर सके। एरिस्टोटल बीच वाले के अकॉर्डिंग चले थे। रूसो क्या बोले, 10,000 एज एन आइडियल, सीधा उन्होंने एक नंबर दिया 10,000 सिटीजन्स एज एन आइडियल नंबर बताया उसे। मैंने क्योंकि उनका मानना था कि जनरल विल, सबकी आपसी सहमति तभी काम कर सकती है जब लोग एक जगह इकट्ठा होकर डायरेक्ट वोटिंग कर सके। 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे तो आपसी सहमति बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने 10,000 रखा। बट मॉडर्न डे जो है ना, आज के टाइम में पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर चुका है। लिटरली पॉपुलेशन इज़ एक्सप्लोडिंग लाइक नथिंग। ओके, आज की दुनिया में आबादी का बहुत बड़ा गैप, एक्सट्रीम वेरिएशन देखने को आपको मिलता है। इंडिया का एग्जाम्पल उठा लो ना आप, 1901 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 23.8 करोड़, सिर्फ 23 करोड़। भाई इतनी पॉपुलेशन आज बता दो इतनी पॉपुलेशन किस स्टेट की है, वो भी मतलब सेंसस के अकॉर्डिंग यूपी की है 23.84 करोड़। आप देख सकते हो ये ग्रोथ इंडिया का है। 1901 के बाद 100 सालों में हमने क्या अचीव करा है। 2011 में 121 करोड़, 121 करोड़ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। क्लियर। सो ये
जो प्लेटो, एरिस्टोटल और रूसो का स्टेट जो है ना, स्कूल की क्लासरूम जैसा था, समझ में आ गया, जहाँ लिमिटेड लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और एक टीचर रूलर आराम से सब पर ध्यान दे सकता है। बट आज की सच्चाई जो है ना, मॉडर्न स्टेट जैसे इंडिया, चाइना, ठीक है, खचा खच भरा हुआ है भाई। स्टेडियम जो है ना, क्रिकेट स्टेडियम जैसा है, लाखों करोड़ लोग हैं, करोड़ हैं। इन्हें मैनेज करने के लिए एक डिजिटल टेक्नोलॉजी, बड़ी पुलिस फोर्स और बड़े एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया? सो दैट इज़ व्हाट एक पॉपुलेशन के बारे में था। वेल नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट देखते हैं। फटाफट से देख लेते हैं, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट क्या होता है? स्टेट कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। स्टेट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट किसका पार्ट होता है? स्टेट का एक पार्ट है गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? यस। स्टेट पॉजिटिव ओरिजिनल पावर, जो मेन पावर होता है ना, वो किसके हाथ में होता है? ताकत कहाँ से आती है? स्टेट। स्टेट के पास अपनी खुद की असली और मूल ताकत है, ओरिजिनल पावर्स होती है। गवर्नमेंट क्या है? पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेट। पावर्स कहाँ से आता है? स्टेट से आता है। ये चीज़ क्लियर हो गया ना? गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। स्टेट के 4 हिस्से होते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो उसमें से एक हिस्सा गवर्नमेंट है। क्लियर? समझाना नहीं पड़ेगा। और द स्टेट इज परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस फॉर एवर। स्टेट हमेशा के लिए है और गवर्नमेंट क्या है? टेम्पररी है, इट कैन बी रिप्लेस्ड। ओके, सरकारें बदलती हैं। स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट। स्टेट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, इनविजिबल है। स्टेट एक आइडिया, सोच है। आप देश को छू या देख नहीं सकते हो। स्टेट को आप छू या देख नहीं सकते हो। क्लियर? और गवर्नमेंट क्या है? एक कॉन्क्रीट है, साफ साफ दिखने वाली बॉडी है। हम मिनिस्टर्स को देखते हैं, सरकारी दफ्तरों, ऑफिसों को देखते हैं, पुलिस और कोर्ट्स को देखते हैं। क्लियर? ये कॉन्क्रीट है और विजिबल है। सो ये बेसिक डिफरेंस था स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट और सोसाइटी क्या है? तो स्टेट कब आया? जब सोसाइटी आई होगी तभी तो स्टेट आया था ना। मैंने आपको बताया था सोसाइटी बनती है किससे? आदमी से, मतलब नो डाउट। जैसे सोसाइटी बनती है, फिर बहुत सारी सोसाइटी मिलेंगी, तब एक स्टेट बनेगा। क्लियर? तो पहले सोसाइटी आया, फिर स्टेट। जो सोसाइटी का स्कोप है ना, बहुत बड़ा है, और जो सोसाइटी, ये स्टेट का स्कोप है, वो है लिमिटेड। आप इसे कैसे समझोगे? अगर आप अपने दोस्त से झूठ बोलते हो, ठीक है, झूठ बोलते हैं या उस पर गुस्सा होते हैं, तो स्टेट, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये स्टेट का स्कोप से बाहर है। लेकिन सोसाइटी, आपके दोस्त, परिवार आपसे नाराज हो जाएगी और आपको बुरा समझेगी। क्लियर? अगर यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आप एक बार और वीडियो को देखो। स्टेट के पास एक टेरिटरी फिक्स होता है, बट सोसाइटी के पास कोई टेरिटरी फिक्स नहीं होता। ओके, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होता। हिंदुस्तानी या पंजाबी समाज, सोसाइटी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। जैसे सोसाइटी का बात कर रहे हो ना, पंजाबी समाज, पंजाबी सोसाइटी, भाई आपको कनाडा, यूएस, यूके में भी मिलेगी। वो कोई टेरिटरी में ऐसा नहीं है कि बस वो हिंदुस्तान में है। हिंदू सोसाइटी आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, मुस्लिम सोसाइटी देखोगे आप, बहुत सारी जगहों पे मिलेंगी। तो ये सोसाइटी कहीं एक टेरिटरी, एक ज्योग्राफिकल रीजन में फिक्स नहीं है। बट स्टेट हैज़ फिक्स टेरिटरी। स्टेट के पास अपना फिक्स टेरिटरी है। ओके, नाउ स्टेट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स लॉज। स्टेट के पास पावर है कि वो लॉज इन्फोर्स करे, बट सोसाइटी के पास ऐसा कोई पावर ही नहीं है। कोई पावर नहीं कि वो लॉ को इम्पोज करे या किसी पे इन्फोर्स करे। एक स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट सोसाइटी क्या होता है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब स्टेट एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो पावर, सरकार, कानून और एडमिनिस्ट्रेशन पे चलता है, बट सोसाइटी क्या है? एक सोशल सिस्टम है जो अपने रिश्तों, दोस्ती, हेल्प, कल्चर और ट्रेडिशन पे चलता है। आ गया? क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट क्या है?
मॉडर्न स्टेट क्या है, इसे समझने के लिए पहले हम एक चीज़ को समझते हैं। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक। आधुनिक स्टेट क्या है, इसको समझने से पहले हम समझेंगे मॉडर्निटी। मॉडर्निटी, आधुनिकता क्या होती है? व्हाट इज़ मॉडर्निटी? सो मॉडर्निटी होता क्या है? इंटेलेक्चुअल शिफ्ट। पहले लोग पुरानी परंपराओं, अंधविश्वास और धर्म के रूल्स पर ब्लाइंडली चलते थे, ब्लाइंडली फॉलो करते थे। बट मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंजेस, सवाल पूछना, क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन, क्वेश्चन करना किसी भी चीज़ों पे। जैसे इंडिया में राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। दैट इज़ व्हाट? मॉडर्निटी। चेंजेस आ रहे हैं ना उसमें, नए वैल्यूज़ ऐड होंगे। समाज में इंडिविजुअलिज्म, खुद की आज़ादी, इक्वलिटी, बराबरी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक और साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया बदलाव। सो दिस इज़ व्हाट? मॉडर्निटी। मॉडर्निटी समझ में आ गया? अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया आप समझिए। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, वेस्टफैलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हुआ 1648 में। कब हुआ था? 1648 में होता ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। इस ट्रीटी ने तय किया कि देश की अपनी एक बॉर्डर होगी और कोई दूसरा देश उसकी अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। क्लियर? ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया कब हुआ था? 1648 में। प्लीज इसे याद करना है आपको। समझ में आया? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट के फंक्शंस क्या होते हैं? तो इसके 3 मेन बड़े फंक्शंस हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस, सुरक्षा करना, बॉर्डर की सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी करना, इंसानी सुरक्षा। रियल लाइफ एग्जांपल आप देखते हो, बॉर्डर पे आर्मी खड़ी होती है और स्टेट्स में मतलब इंडिया के अंदर पुलिस होती है। इकोनॉमिक फंक्शन करती है, आर्थिक काम कैसे? मार्केट इंटीग्रेशन। ओके। वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करती है, उन लोगों की मदद करती है जो मार्केट में पिछड़ गए हैं, जैसे गरीब और किसान। इकॉनमी ऐसे ही चलती है। क्लियर? अब रियल लाइफ में आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हो। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए आप महंगाई कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को घटाते हैं, बढ़ाते हैं। क्लियर? सब्सिडीज़ देते हैं, सरकारें सब्सिडीज़ देती हैं, बहुत सारी चल रही हैं भाई। अभी तो फ्री बीज का कल्चर चल रहा है ना, 3000 रुपये महीना, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अब आते हैं प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज देना, बेसिक नीड्स, लोगों को साफ पानी, ड्रिंकिंग वाटर, खाना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना। These all are the works of what? सरकार। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सरकार का काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं है, बल्कि कल्याणकारी राज्य बनाना है। कल्याणकारी राज्य का मतलब दैट इज व्हाट? वेलफेयर स्टेट। यहीं से आता है वेलफेयर स्टेट का, कि वेलफेयर स्टेट आखिर होता क्या? व्हाट इज वेलफेयर स्टेट? तो हम वेलफेयर स्टेट पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए अलग अलग टाइप के स्टेट्स हैं। पहला क्या? वेलफेयर स्टेट। मोदी जी का भाषण तो याद ही होगा आपको, इवन ही इज वेरी पॉपुलर पर्सन ऑन अर्थ। स्लोगन, सबका साथ, सबका विकास और सबकी सुरक्षा। वेलफेयर स्टेट एक ऐसा सिस्टम है जहां सरकार सिर्फ कानून ही नहीं बनाती, बल्कि अपने सिटीजन्स की भलाई और बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई की ज़रूरत पूरी करती है। ओके, जिम्मेदारी लेती है। इनका फोकस क्या होता है? लोगों की भलाई और गरीबी दूर करना। सर्विसेज, फ्री या सस्ता एजुकेशन देना। अभी बहुत जगह ये फ्री है, क्या बोलते हैं आप, बसेस ट्रैवल, वुमेन्स के लिए बसेस ट्रैवल फ्री है। आई थिंक इट्स इन दिल्ली और समवेयर एल्स लाइक कलकत्ता ऑल्सो। अब बहुत सारी स्कीम्स देती है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, ये भी आप चल रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल्स में आप बहुत सारा फ्री राशन स्कीम, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज, आयुष्मान भारत स्कीम, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन। क्लियर? अब इसमें आप अगर देख सकते हो नॉर्डिक कंट्रीज का मतलब है, नॉर्डिक मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। दीज आर द कंट्रीज इन यूरोप जहाँ पे ये वेलफेयर स्टेट का जो सीन है ना बहुत काफ़ी है, मतलब वो वहाँ बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने लोगों के लिए। सॉफ्ट स्टेट क्या होता है? सॉफ्ट स्टेट
व्हाट इज सॉफ्ट स्टेट? सॉफ्ट स्टेट टर्म जो है ना फेमस किसने करा था? गुन्नार म्रिंडल ने दिया था। ये एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पेपर पर तो नहीं, बड़े बड़े कानून होते हैं पर उन्हें ज़मीन पर ढंग से इन्फोर्स लागू नहीं किया जाता। ओके, क्लियर? जैसे सरकारी सिस्टम, पुलिस और कोर्ट्स कमज़ोर होते हैं यहाँ पे, सॉफ्ट स्टेट वही होता है। रिश्वतखोरी, रेड टैपिज्म का मतलब होता है सरकारी कामों में बेहद देरी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सरकार टैक्स ठीक से जमा नहीं कर पाती और ना ही लोगों को बेसिक सिक्योरिटी दे पाती है। सो दिस इज़ व्हाट यहाँ पे आप की पॉइंट लिखा हुआ है। वीक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, करप्शन, रेड टैपिज्म होता है, वीक अकाउंटेबिलिटी, अनेबल टू सिक्योरिटी नहीं दे सकते वो अपने देश में। अब इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर डेवलप्ड स्टेट पे चलते हैं। मूविंग टू ओवर डेवलप्ड स्टेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा स्टेट जहाँ की ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर्स और बाबू लोग, और जो जिनको बाबू लोग ही कहते हैं, सॉरी, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है ना, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स और पावरफुल हो जाती है। यहाँ पे आम जनता जो है ना कमज़ोर हो जाती है। क्लियर? एक्सेसिव कंट्रोल होता है सरकार का क्या होता है? एक्सेसिव कंट्रोल हो जाएगा आपके ऊपर। ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, सारे फैसले टॉप लेवल बैठे कुछ ही लोग देते हैं। यहाँ पे यही सिस्टम हो जाता है। और इसमें अगर एग्जाम्पल जानना है तो पहले का ज़माना जो था ना, लाइसेंस राज इंडिया का, चाहे छोटी दुकान मतलब फैक्ट्री खोलने के लिए भाई आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। 50 तरह के सर्टिफिकेट्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, देन आपको एक छोटा सा दुकान खोलने का परमिशन मिलेगा। सो ओवर डेवलप्ड हो जाता है ये। और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट क्या होता है? प्री तो समझ में आ गया। कॉलोनियल स्टेट का मतलब जैसे कि हम 1947 के बाद हमें क्या कहते हैं? पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। पहले तो हम कॉलोनी थे ना किसके? ब्रिटिश के। तो ब्रिटिश के पहले कॉलोनी थे, अब हम क्या हो गया? पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हो गया। ओके, जैसे इसका मतलब क्या हुआ? आज़ादी तो मिली पर चैलेंजेस के साथ। आज़ादी तो मिली बट चैलेंजेस भी तो आए साथ में। अपना ही स्टेट देख लो। ओके अब जैसे इसमें क्या कह सकते हैं? इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीकन नेशंस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे पास अंग्रेज़ों के बनाए सिविल सर्विसेज सिस्टम्स थे, IAS PCS तो था, पर साथ ही देश को गरीबी और पार्टीशन, बंटवारा का भी दुख निकलना पड़ा। ठीक है, मतलब उससे भी निकालना था। सो यहाँ पे इस टेबल को एक बार और पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने दिया है कि आपको वेलफेयर स्टेट, सॉफ्ट स्टेट, ओवर डेवलप्ड स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट समझ में आ जाए। अब वेलफेयर स्टेट का, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना जो जेंडर होता है, अनबॉर्न बेबी का जो जेंडर होता है ना, फीटस, उसको नहीं बताया जाता है। क्या आप जेंडर जान के क्या करोगे? सो दिस इज़ व्हाट वेलफेयर स्टेट। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया ना, फेटिसाइड होता है। अगर कोई जान गया कि ये गर्ल चाइल्ड है, मतलब बेबी है, गर्ल है, तो उसे मार देते थे। ओके, तो ये बहुत ही बुरा होता था। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार करती है। मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। तो दिस इज़ फॉर नॉट कि मैं गवर्नमेंट की स्कीम्स बताते चलूँ। सो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ एक फ्रेश पेज पे कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। आज आपने क्या देखा? स्टेट। आज आप स्टेट के बारे में पढ़े हो कि स्टेट होता क्या है। फिर स्टेट के मीनिंग्स और डेफिनेशंस के बारे में देखे हो, मीनिंग्स देखे हो, डेफिनेशंस देखे हो आपने। हॉब्स लॉ की और सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा आज। व्हाट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या था? किन तीन बड़े बड़े जो हॉब्स, लॉकी और रूसो के बीच में साइन हुआ था। फिर हमने देखा स्टेट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट पॉपुलेशन, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? टेरिटरी होना चाहिए। टेरिटरी के बाद क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट के बाद सॉवरेनिटी होना चाहिए। ये चार चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? सोसाइटी देखा, स्टेट देखा और गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस देखा।
फिर आप क्या देखे हो, मॉडर्न स्टेट देखे हो, मॉडर्न स्टेट देखे हो। मॉडर्न स्टेट में क्या देखो आप, मॉडर्निटी देखे हो। मॉडर्निटी होता क्या है और मॉडर्न स्टेट किस बेसिस पे हम कहते हैं। कोई एक ट्रीटी साइन हुआ था, वेस्टफैलिया का ट्रीटी। व्हाट वाज दैट ट्रीटी? दैट ट्रीटी वाज वेस्टफैलिया 1648। वेस्टफैलिया में 1648 में ट्रीटी साइन हुआ था। उसके बाद ही हम मॉडर्न स्टेट को कहते हैं कि उसका एक बाउंड्री होना चाहिए। क्लियर? फिर हमने फंक्शंस देखे, किसके फंक्शंस देखे, स्टेट के फंक्शंस, मॉडर्न स्टेट के फंक्शंस देखे। क्या क्या होता है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। और इसके बाद हमने देखा स्टेट्स, देखा बहुत सारे स्टेट्स, जैसे वेलफेयर स्टेट क्या होता है। वेलफेयर स्टेट के बाद हमने क्या देखा, सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट स्टेट के बाद ओवर डेवलप्ड स्टेट, फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। दैट इज व्हाट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एंड नाउ द बेसिक, यहाँ पे डेफिनेशन जो चाहिए था आपको, ग्लॉसरी यहाँ पे प्रोवाइडेड किया गया। अब आपको पढ़ना है स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सोसाइटी क्या होता है, व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म, व्हाट इज स्कैंडिनेवियाई। स्कैंडिनेवियाई क्या होता है मैंने बताया ना, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, दीज आर स्कैंडिनेवियाई। ऊपर में कंट्रीज हैं जो आर्कटिक सर्कल के पास है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस है। नेम द पॉलिटिकल थिंकर हु फर्स्ट यूज द वर्ड स्टेट, किसने लिया था बताओ, चलो। सो दैट इज, मैं तो नहीं बताने वाला भाई, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करो सारे आंसर्स को। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो यू आर अ वेरी ग्रेट स्टूडेंट, नो डाउट। नेक्स्ट भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन, क्या ऑब्जेक्टिव है। मेन फीचर्स मॉडर्न स्टेट के क्या होते हैं। नेम द थिंकर एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टेट के। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे आपको कंटेंट, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कंटेंट पता होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद द पॉलिटिकल साइंस को हम अच्छे से क्रैक करेंगे कि हमें ना किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम हो, ना ग्रेजुएशन नेक्स्ट लेवल तक मेरे को प्रॉब्लम ही ना हो किसी को भी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।